हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था आनुवंशिक या जेनेटिक्स। इसमें हम मेंडलवाद की पुनर्खोज तक कर चुके हैं। उसके बाद करना आनुवंशिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इन परिभाषाओं में से पेपर में आता है हर बार कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखो, फर्स्ट है जीन। जीन की परिभाषा क्या होगी? वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, जो किसी लक्षण को नियंत्रित करेगा। लक्षण को नियंत्रित करने का मतलब है कि किसी भी पादप की ऊंचाई का जीन हो सकता है, किसी भी पादप की ऊंचाई के जीन के अलावा किसी बीज जो है उसकी आकृति का जीन हो सकता है। तो किसी भी एक लक्षण को जो निर्धारित करेगा, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। जीन सबसे पहले किसने दिया था? जॉनसन ने जीन सबसे पहले दिया था, तथा मेंडल ने इस जीन को क्या नाम दिया था? कारक नाम दिया। तो किसी एक लक्षण को निर्धारित करना मतलब प्लांट की हाइट को निर्धारित करना, या जो बीज होता है उसकी आकृति को निर्धारित करने वाले को आकृति को नियंत्रित करना, उसको क्या बोलते हैं? वो जीन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जीन के द्वारा नियंत्रित होती है। जीन सबसे पहले जॉनसन ने दिया तथा मेंडल ने इसको क्या नाम दिया था? कारक नाम दिया था। दूसरी परिभाषा युग्म विकल्प या एलील्स। युग्म विकल्प या एलील्स क्या होते हैं? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों के विपर्यासी स्वरूप को। विपर्यासी स्वरूप क्या होता है? विपर्यासी स्वरूप होता है कि प्रत्येक लक्षण के दिखाई देने वाले भिन्न भिन्न रूप जो होंगे। विपर्यासी रूप का मतलब होता है भिन्न भिन्न रूप। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों के भिन्न भिन्न रूपों को या विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे देखो, जैसे हमको प्लांट जो होता है वो लंबापन दिखाई देता है, बोनापन दिखाई देगा, तो उसके विपर्यासी अलग अलग रूप हो गए, लंबापन और बोनापन। ऐसे बीज या तो हमको क्या दिखाई देगा? या तो बीज हमको गोल दिखाई देगा या फिर झुर्रीदार दिखाई देगा, तो क्या होगा? उसके विपर्यासी रूप हो गए। तो किसी एक लक्षण के नियंत्रित करने वाले जीनों के विपर्यासी रूप को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी, कैपिटल टी, कैपिटल हमेशा प्रभावी होता है और स्मॉल के लिए अप्रभावी काम में लेंगे। तो जीन के दो युग्म विकल्पी कैपिटल टी को लंबापन व स्मॉल टी क्या कहते हैं? बोनापन होते हैं। आगे देखो, अगली परिभाषा है समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी। समयुग्मजी क्या होता है? सम मतलब होता है समान और विषम मतलब होता है असमान। देखो, इसमें किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों के दोनों युग्म विकल्पी, अगर दोनों युग्म विकल्पी समान प्रकार के हों, मतलब कैपिटल टी हो तो क्या बोलेंगे? समयुग्मजी बोलेंगे। स्मॉल टी हो तब भी समयुग्मजी बोलेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। तो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों के दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। कैपिटल टी हो सकता है दोनों समान है, या फिर स्मॉल टी हो सकता है दोनों समान। ये लंबेपन को दर्शाएगा, ये बोनेपन को दर्शाएगा। विषमयुग्मजी क्या होता है कि एक कैपिटल टी आ जाए, दूसरा क्या आ जाए? स्मॉल टी आ जाए, या एक स्मॉल टी पहले आ जाए फिर कैपिटल टी आ जाए। तो देखो, विषमयुग्मजी क्या होगा? यदि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों के दोनों युग्म विकल्पी क्या बोलते हैं? एलील्स असमान होते इसे विषमयुग्मजी कहा जाता है। जब दोनों समान हो तो उसको समयुग्मजी, और दोनों अलग अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं? विषमयुग्मजी कहते हैं। आगे देखो, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग अलग हो गए, तो ये क्या होगा? विषमयुग्मजी। अगला है लक्षण प्ररूप, जिसको इंग्लिश में फिनोटाइप बोलते हैं। लक्षण जो मतलब बाहर से जो दिखाई देते हैं। देखो, बाह्य रूप से दिखाई देने वाले लक्षणों को क्या बोलते हैं? लक्षण प्ररूप। जो बाहर से दिखाई देंगे, जैसे लंबापन दिखाई दे सकता है, बोनापन दिखाई दे सकता है। तो इसमें लंबे पौधे समयुग्मजी अगर होंगे तो दोनों कैपिटल टी लेंगे। विषमयुग्मजी के लिए क्या लेंगे? कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी काम में लेंगे। हमेशा ध्यान रखना, लंबापन हमेशा बोनेपन पर प्रभावी होता है। मतलब अगर ये समयुग्मजी लिखा है तो ये लिखेंगे समयुग्मजी लंबा, दोनों कैपिटल है, और ये विषमयुग्मजी लिखा है, लेकिन विषमयुग्मजी भी कैसा है? लंबा ही होगा, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी होगा और स्मॉल टी क्या होगा? अप्रभावी होगा। तो बाह्य रूप से जो लक्षण दिखाई देंगे उनको लक्षण प्ररूप कहते हैं। और जीन प्ररूप किसको बोलते हैं? जीनोटाइप। जो जीव की जीनी संरचना होगी, मतलब आनुवंशिक संरचना होगी, उसको क्या बोलते हैं? जीन प्ररूप। बाह्य रूप से लक्षण प्ररूप और आनुवंशिक संरचना जीनी संरचना जीन प्ररूप। देखो, किसी जीव की जीनी संरचना या आनुवंशिक संरचना
को जीन प्ररूप कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबे के लिए कैपिटल टी काम मिलेंगे और अशुद्ध लंबा के लिए क्या काम मिलेंगे, तुमको बताता अशुद्ध लंबा या विषम युग्मज लंबा बोल सकते हैं। अशुद्ध के लिए दोनों अलग अलग आ गए तो क्या होगा, अशुद्ध लंबा होगा, लेकिन लंबा ही होगा। क्यों? क्योंकि लंबापन प्रभावी और स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है, कैपिटल टी प्रभावी होगा। अगला देखो, अगला है प्रभावी लक्षण। प्रभावी क्या होते हैं, जो हमको दिखाई देते हैं, प्रथम पीढ़ी में दिखाई देंगे उसको प्रभावी, और जो दिखाई नहीं देते उनको अप्रभावी कहते हैं। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी या जिसको F1 पीढ़ी बोलते हैं, F1 पीढ़ी किसको कहते हैं, जो पीढ़ी हमको जनक से प्राप्त होती है उसको F1, और जो F1 से प्राप्त होगी उसको F2, F2 से प्राप्त होगी उसको F3। तो देखो वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं अर्थात दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे लंबापन प्रभावी होगा और बौनापन क्या होता है, अप्रभावी होता है। अप्रभावी लक्षण वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते उन्हें क्या बोलेंगे, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। एक संकर संकरण क्या होता है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण आएंगे। एक संकर संकरण में क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन करेंगे उसको एक संकर संकरण। जैसे मान लो एक प्लांट की हाइट का अध्ययन कर रहे हैं। द्विसंकर संकरण में दो लक्षणों के वंशागति का अध्ययन करेंगे, प्लांट की हाइट के साथ साथ में बीज की आकृति भी देख रहे हैं। त्रिसंकर संकरण में तीन लक्षण देखेंगे, मान लो प्लांट की हाइट, बीज की आकृति के साथ साथ में फली के आकार का भी अध्ययन कर रहे हैं। बहुसंकर संकरण में बहुत सारे लक्षणों का अध्ययन करें, जैसे तुमको लिखवाए थे, कल बताए थे 7 लक्षण थे, तो सभी का अगर अध्ययन करो उसको क्या बोलते हैं, बहुसंकर संकरण। तो देखो एक संकर संकरण ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, सिर्फ एक लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे मान लो प्लांट की हाइट, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण ऐसा संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। अगला ऐसा संकरण जिसमें तीन लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, त्रिसंकर संकरण। और बहुसंकर संकरण में अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे। ऐसा संकरण जिसमें अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करेंगे। द्विसंकर संकरण में दो लक्षणों के वंशागति का अध्ययन करेंगे। त्रिसंकर संकरण में तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे। और बहुसंकर संकरण में अनेक प्रकार के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। अगला है जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी क्या होती है, देखो जनक पीढ़ी उसको बोलेंगे जो संतान उत्पन्न करती है। जनक माता पिता, जनक को क्या बोलते हैं, माता पिता, जो संतति उत्पन्न करती है। तो संतान उत्पन्न करने के लिए जिस पीढ़ी को प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जनक पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी, F1 का नाम होता है फर्स्ट फाइलेलियल जनरेशन। तो जनक F1 पीढ़ी क्या होगी, जो जनक से हमको प्राप्त होगी उसका F1, जो F1 से प्राप्त होगी उसको F2 कहेंगे। जो F1 से प्राप्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। तो देखो जनक पीढ़ी क्या होगी, जो संतान उत्पन्न करती है। संतान उत्पन्न करने के लिए जिस पीढ़ी को उपयोग किया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी जो जनक से प्राप्त होगी, तो जनक पीढ़ी से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। और F1 से जो प्राप्त होगी उसको F2, F1 पीढ़ी से प्राप्त पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहते हैं। उसके बाद है एक संकर संकरण, एक संकर अनुपात, द्विसंकर अनुपात। एक संकर अनुपात और द्विसंकर अनुपात क्या होते हैं, देखो एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के बारे में पढ़ना है हमको। मेंडल के 3 नियम पढ़ने हैं, उसमें से एक संकर संकरण में कौन से नियम पर एक संकर संकरण लागू होता है, कौन से पर द्विसंकर संकरण लागू होता है, उसमें कुछ अनुपात निकलेगा। मान लो एक अनुपात आ रहा है, मान लो एक अनुपात ये आएगा कि तुम्हारा 1:2:1:2:2:1 आ रहा है। तो ये किसका अनुपात होगा, मान लो प्रथम पीढ़ी में निकल रहा है, एक संकर संकरण का अनुपात होगा। किसी पीढ़ी में दूसरे पीढ़ी में निकालते ये अनुपात आ रहा है 9:3:3:1 आ रहा है, तो ये द्वितीय पीढ़ी का अनुपात होगा। तो देखो एक संकर संकरण में प्राप्त लक्षणों का जो अनुपात होगा, अनुपात आएगा कुछ इसका मतलब लंबेपन का और बौनेपन का अनुपात आएगा।
एक संकर संकरण में प्राप्त लक्षणों का अनुपात एक संकर संकरण अनुपात कहलाता है। द्विसंकर संकरण से प्राप्त लक्षणों का अनुपात क्या कहलाएगा? द्विसंकर संकरण कहलाता है। लास्ट परिभाषा, व्युत्क्रम संकरण या व्युत्क्रम क्रॉस, इसको क्या बोलते हैं? देखो इसको समझो। मान लो हमने एक संकरण करवाया जिसको प्रथम संकरण बोला। इसमें हमने इस संकरण में हमने ए पादप को कैपिटल टी मान लिया, कैपिटल टी, और इसको नर के रूप में काम लिया। बी पादप लिया, इसको स्मॉल टी मान लिया, इसको मादा के रूप में काम लिया। ये प्रथम संकरण में किया। अगर दूसरा संकरण अगर करवाए, इसमें अगर चेंज कर दिया, मतलब बी पादप को क्या ले लिया, द्वितीय संकरण में ए पादप को तो मादा के रूप में काम ले लिया। मान लो ए पादप, देखो ए पादप क्या ले लिया, ए पादप को तो मादा ले लिया, और बी पादप को क्या ले लिया, नर ले लिया। ए पादप को मादा ले लिया, बी को क्या ले लिया, नर के रूप में काम में ले लिया। तो ऐसा अनुपात क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम क्रॉस। तो देखो प्रथम संकरण में ए को क्या लिया था, नर, बी को मादा, और दूसरे संकरण में ए को मादा ले लिया और बी को क्या ले लिया, नर। तो उल्टा कर दिया ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्रॉस या व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम क्रॉस या व्युत्क्रम संकरण। तो देखो जब प्रथम संकरण में ए पादप, एक कैपिटल टी को नर तथा पादप बी पादप स्मॉल टी को मादा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो दूसरे संकरण में ए पादप को कैपिटल टी था, एक पादप को किसके रूप में, मादा के रूप में प्रयोग करता था, बी पादप स्मॉल टी को नर के रूप में प्रयोग किया जाता, तो इसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। मतलब दो संकरण करवाए, एक में ए को नर लिया, बी को मादा लिया, तो दूसरे में क्या किया, एक को तो मादा कर दिया, दूसरे बी को नर कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम संकरण या व्युत्क्रम क्रॉस बोलते हैं। आगे का अगले वीडियो में पढ़ेंगे।